हम लोग जानते हैं कि आखिर में जब आप फ़ोन पे से या गूगल पे से जब पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आखिर में ये किस प्रोसेस के थ्रू दूसरे बैंक में जाता है, क्या होती है, क्या फ़ोन पे गूगल पे आपके बैंक डिटेल्स को रखते हैं अपने पास या नहीं रखते हैं, ये सब मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। चलिए सबसे पहले ये कहानी समझिए 2016 की, ठीक है, 2016 नहीं 2008, ठीक है, 2008 की कहानी समझिए। 2008 से पहले जब पैसा भेजना होता था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो उसके लिए बैंक में जाना पड़ता था और बैंक में जा करके आपको फॉर्म भरना होता था। जिसके अकाउंट में भेजना है उसका नाम, अकाउंट नंबर और जो पूरा डिटेल्स आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ भरना होता था और जो भेज रहा है वो भी अपना डिटेल्स भरता था। तो इसको करने के बाद आपके अकाउंट में 2 से 3 घंटे में पहुंच जाता था। और दूसरी सुविधा थी ऑनलाइन के थ्रू आप पैसे को क्या कर सकते थे, भेज सकते थे, लेकिन वो भी ऑनलाइन 2 तरह की थी, एक थी आरटीजीएस और एक थी नेफ्ट, है ना। आरटीजीएस ये जो है कि 2 लाख से ऊपर के लिए था और नेफ्ट जो है कि बाकी नीचे के लिए 2 लाख से नीचे अगर आपको किसी को भेजना है वहां नेफ्ट किया जाता था। अब दिक्कत ये थी कि फिर भी ये कितना भी करिए तो इसकी जो टाइमिंग है फिर भी टाइमिंग जो है कि लगभग एक्स्ट्रा लग जाता था। अप्रोक्स मान लीजिए कि 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते थे। अब 2 से 3 घंटे लग जाते थे तो बैंक, कस्टमर और जिनके पास पैसा भेजना है ये तीनों इस बात से परेशान रहते थे, बैंक इस बात से परेशान रहता था कि कस्टमर का जो पैसा है वो पहुंचा या नहीं। कस्टमर इस बात से परेशान रहता था कि हमने पैसा जमा किया है कब तक पहुंचेगा, और जिनके पास पहुंचना होता था वो इंतजार कर रहे होते थे कि हमारे पास कब पैसा आएगा। तो यहाँ पे 3-4 समस्या थी, एक तो भेजने वाले के साथ, जिसके अकाउंट में जाएगा उसके पास, और सीधे बैंक के पास। तो बैंक ने क्या किया, जितने भी बैंक है सभी बैंकों ने आरबीआई से कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें एक बैंक से, यानी अगर मेरा पास एसबीआई है, किसी के पास एचडीएफसी है, तो ये बैंक कंफ्यूज थे कि अगर कोई एसबीआई से एचडीएफसी में पैसा भेजना चाहता है तो वो आरटीजीएस या एनईएफटी कराता था। तो इसके थ्रू 3 से 4 घंटे लगना ही लगना है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए इंफॉर्मेशन देना होता था। एक बैंक से पैसा कटेगा फिर दूसरे बैंक में पहुंचाया जाएगा, ये आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू। लेकिन टाइमिंग ज्यादा लगने के कारण बैंक भी परेशान था और बैंक भी, दोनों बैंक यानी जो भेज रहा है वो और जिस बैंक में जा रहा है वो, ये तीनों परेशान होते थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2008, ठीक है, 2008 से पहले क्या हुआ कि सभी बैंकों ने मिलकर, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंकों ने मिलकर के आरबीआई से कहा कि एक ऐसी सुविधा लाई जाए जिसके थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना आसान हो जाए। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है। इस बात पे विचार करते हुए आरबीआई ने जवाब दिया, कहा कि एक काम करिए, सभी बैंक मिल करके एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें सभी बैंकों को उसी सिस्टम से जोड़ दिया जाए। तो सभी बैंकों ने मिल करके, लगभग 10-11 बैंक जो मेन थे, है ना, बैंक मिल करके एक कंपनी बनाए, जिस कंपनी का नाम था एनपीसीआई। ये कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये 2008 में बना। कब बना? 2008 में ये कंपनी बनती है एनपीसीआई। सभी बैंक मिल करके बनाते हैं और इस कंपनी को सौंप दिया जाता है आरबीआई को। किसको दे दिया जाता है? आरबीआई को। अब ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अपने अंडर में एनपीसीआई को ले लेती है और ये कंपनी, याद रखिएगा, आज भी मतलब कि आरबीआई के अंडर में काम करती है। ये कंपनी है एनपीसीआई। एनपीसीआई मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेशनल, पी का मतलब पेमेंट,
सी से होता है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। आई से मतलब होता है इंडिया, यानी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछ दिया जाए कभी एग्जाम में कि एनपीसीआई का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। ये जब बना, कंपनी बनी 2008 ईस्वी में, तो कंपनी बनने के बाद अब ये कंपनी की एक जिम्मेदारी हो गई कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजने के लिए आसानी से चला जाए और समय भी कम लगे। अब ये कंपनी इस पर रिसर्च कर रही थी, तब इन्होंने बनाया रुपे। रुपे बनाया, क्या बनाया? रुपे, जो आपने कार्ड देखा होगा, जो रुपे कार्ड वाला, वो रुपे बनाया। रुपे में आप देखोगे वीजा, मास्टर कार्ड, सब इन्होंने ही बनाया, एनपीसीआई ने। ठीक है, तो रुपे बना। उसी में एक बना फास्टैग। फास्टैग आप लोग यूज करते हो ना, जो भी जब हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो वहां पे लगा होता है फास्टैग, ये एनपीसीआई ने ही बनाया। उसी के थ्रू ऑनलाइन की दुनिया में, यानी अब आप मोबाइल से पैसा भेजोगे, उसके लिए अभी एनपीसीआई ने नहीं बनाया कुछ, तो ये फाइनली 2016 ईस्वी में बनाया, जिसका नाम पड़ा यूपीआई। क्या बना? यूपीआई। अब यूपीआई का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है यूनिफाइड, यूनिफाइड। पी से होता है पेमेंट, पेमेंट। और आई से होता है इंटरफेस। ठीक है, फाइनली 2016 में ये एनपीसीआई ने यूपीआई एक छोटा सा कंपनी बनाया अपने अंडर में ही। अब ये यूपीआई क्या काम करता है कि ये यूपीआई अब जो है कि आपके मोबाइल के अंदर ये यूपीआई आप लगाते हो, यानी रखते हो। अब ये कैसे रखते हो, तो समझिए, जब 2016 में ये यूपीआई बना, तो इस यूपीआई को चलाने के लिए अलग अलग कंपनी चाहिए थी। मतलब कि कैसे यूपीआई चलेगा आपके मोबाइल में, तो इसको चलाने के लिए, इसको एक्सेस देने के लिए अलग से बनाए गए, जैसे गूगल पे है ना, जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हो गूगल पे। उसी तरह जैसे आपने एक और फोन पे, ठीक है, फोन पे, ऐसे तमाम अलग अलग जितने भी ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म है, वो सब बने। और उन्होंने क्या किया, अपने अंदर इस यूपीआई को फीड किया, है ना, इस यूपीआई को फीड किया। तो देखिए, ये गूगल पे और ये फोन पे, समझिए कि एक तरफ से ये पोस्टमैन है। क्या है ये? पोस्टमैन है। पोस्टमैन का काम क्या होता है? सिर्फ जो उसके पास डॉक्यूमेंट पहुंचेगा, वो डॉक्यूमेंट पोस्टमैन ले लेता है और उस डॉक्यूमेंट को जहां पहुंचाना होता है वहां पे पहुंचा देता है। सेम वही काम करता है ये गूगल पे और फोन पे, यानी पोस्टमैन के थ्रू ये काम करता है। ये सिर्फ आपके पैसे को ये क्या करता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचाने का काम करता है। और ये किसके थ्रू चलता है? तो ये यूपीआई के थ्रू चलता है। आप कभी मत सोचिएगा जो यूपीआई है इसकी डेटा को ये गूगल पे या फोन पे एक्सेस कर लेता है, हमेशा के लिए अपने पास रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूपीआई डेटा अपने पास ही रखता है, बस इस ऐप्स के थ्रू ये चलता है। ठीक है, इस ऐप्स में ही ये इंस्टॉल होता है, या कोई और जैसे भीम हो गया, भीम यूपीआई हो गया, ऐसे तमाम जितनी सारी अलग अलग कंपनी है जो बनाती है, वो सब में ये यूपीआई होता है। अब ये यूपीआई बनाया गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी खास बात क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नंबर से मान लीजिए कि मेरा जो है कि एसबीआई में अकाउंट है। कहाँ है? एसबीआई में अकाउंट है। अब ये यूपीआई जो है कि इस फोन पे या गूगल पे में आपने मतलब कि ये डाल दिया। ठीक है, तो समझिए कि मान लीजिए कि आपने फोन पे में ये एसबीआई अकाउंट ओपन किया। कौन सा? एसबीआई अकाउंट। अब ये एसबीआई ये बनाएगा आपका सबसे पहले यूपीआई। क्या बनाएगा? यूपीआई। यूपीआई आईडी जिसको बोलते हैं, है ना, ये यूपीआई आईडी बनेगा। तो मान लीजिए कि आपने मोबाइल नंबर से ओपन किया, तो आगे का मोबाइल नंबर बनेगा। और @ अब मान लीजिए कि अगर आपका एसबीआई है तो आगे कुछ भी हो सकता है, ओके एसबीआई, ठीक है, या YBL, ऐसे करके ये सब बन जाता है। ठीक है, कई सारे नंबर है तो आपको ये बन जाएगा। अब एक ही गूगल पे या फोन पे में अगर अलग अलग बैंक है, तो आप जब सबका बनाओगे तो ये यूपीआई आईडी अलग अलग हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस यूपीआई आईडी के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट, आपका नाम,
IFSC कोड सब कुछ इस UPI ID में ही छुपा हुआ है। वो किसी भी कस्टमर को दिखाई नहीं देगा, दूसरे पर्सन को। यानी जब आपको किसी से पैसा मंगवाना है तो जब आप UPI ID देते हो तो ये UPI ID नहीं बल्कि आपका नाम, IFSC कोड, क्लियर, और आपका अकाउंट नंबर, सब डिटेल्स इसके अंदर है, बस सामने वाले पर्सन को दिखाई नहीं देगा। रख दो। तो सामने वाले पर्सन को ये दिखाई नहीं देगा। जा। तो होता क्या है कि जब ये UPI ID के थ्रू आपने रजिस्टर्ड कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ डिटेल्स बैंक को पता, चलो जल्दी। तो जैसे ही आपने SBI के थ्रू इस UPI ID को रजिस्टर्ड कर दिया, तो जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तब जो है कि UPI ID में आपकी पूरे डिटेल्स UPI ID के पास होती है। और ये UPI किसके अंदर में आता है? NPCI के अंदर में आता है। अब देखिए, इसीलिए आपको हमेशा एक चीज, हमेशा बैंक में बार बार आपको एक ही चीज कहा जाता है कि आप अपने बैंक का अकाउंट में NPCI कराइए, क्योंकि NPCI कराओगे तो आपके जो बैंक का जो अकाउंट नंबर आपका है वो इसके थ्रू इस कंपनी के साथ जुड़ जाएगी, और इस कंपनी के साथ जब जुड़ जाएगी तो आपका एक UPI ID बन जाएगा, और आप UPI ID के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी बना सकते हो। यानी जब तक आपके बैंक में ये NPCI नहीं होगा तब तक आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो, है ना। आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तो भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जरूरी है NPCI, ताकि इस कंपनी को पता चले कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हो या करोगे। तो ये कंपनी को जानना जरूरी होता है, इस कंपनी को, कि आप ऑनलाइन पेमेंट चलाओगे, तो उसके लिए NPCI कराया जाता है। दूसरा चीज, NPCI इसलिए भी कराया जाता है कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना होता है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो समझिए कि ये NPCI ही काम आता है। जैसे मैंने बताया कि ये पोस्टमैन की तरह ये गूगल पे और फोन पे काम करता है, सेम उसी तरह ये कंपनी भी पोस्टमैन की तरह काम करती है। ये जो पोस्टमैन की तरह ये भी कंपनी काम करती है। कैसे काम करती है समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कस्टमर है जिसका है SBI का अकाउंट, और ये है समझिए HDFC का, किसका? HDFC बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो पैसा ये SBI वाला भेजना चाहता है HDFC में, ये भेजना चाहता है, तो देखिए बीच में होता है NPCI। क्या होता है? NPCI। क्लियर? समझिए। अब NPCI ने क्या किया है कि इस SBI, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने इस SBI वाले को क्या डाला? UPI ID। क्या डाला? UPI ID। जब UPI ID आप डालोगे तो उसमें आपसे पिन मांगेगा, कितने अंक का? 6 डिजिट का पिन मांगता है। और 6 डिजिट का पिन जब आप UPI ID बनाओगे, उसी टाइम गूगल पे या फोन पे के लिए 6 डिजिट का पिन आप बना दोगे। तो आप याद रखिएगा, इस गूगल पे और फोन पे के लिए 6 डिजिट नहीं है, ये 6 डिजिट का जो पिन बनाते हो वो UPI ID के लिए, कि आपका UPI ID को पता चल जाता है कि आपने जो 6 डिजिट का पिन डाला हुआ है वो करेक्ट है, सही है। तो 6 डिजिट का जब पिन सही हो जाता है तो तुरंत ये UPI किसका बना हुआ है? तो आपने बैंक का, ये SBI बैंक का बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुरंत SBI बैंक को बता देता है कि हाँ, पिन मेरे पास सही पहुंचा है। और ये UPI ID जो है कि SBI को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो है कि जब आप UPI ID डालोगे, जैसे मान लीजिए कि आपने डाल दिया HDFC बैंक का UPI ID, तो आप पिन डालोगे, तो जब ये पिन डालोगे तो ये पिन डायरेक्ट SBI के पास जाएगा। ठीक है, SBI बैंक के पास, और ये बैंक वेरीफाई करेगा कि हाँ मेरे बैंक पे जो ये पिन बना हुआ है ये पिन सही है। तो इस UPI ID, जो आप UPI ID पर पैसा भेजना चाहते हो, वो क्या काम करेगा कि उसके पास पैसा भेजेगा। लेकिन उससे पहले क्या काम करेगा? ध्यान सुनिए, ये SBI क्या काम करेगा कि SBI आपके अकाउंट से पैसा काट लिया। अकाउंट से मान लीजिए कि 10 रुपया आपने भेजना था, 10 रुपया SBI काट लेगा, और जैसे काट लेगा तो तुरंत ये NPCI को खबर पहुंचा देगा। किसको? NPCI को खबर पहुंचा देगा कि हमने 10 रुपया काट लिया है। ठीक है, तो NPCI कहेगा ठीक है तुमने काट लिया, लेकिन कहाँ भेजना है? तो ये कहेगा SBI कि इस वाले UPI ID पर भेजना है। तो NPCI तुरंत क्या काम करेगा? देखिए, इस NPCI के पास ये UPI ID है, ठीक है, लेकिन फिर भी SBI कंफर्म करता है कि हमें यहाँ पे पैसा भेजना है इस UPI ID पर, यानी HDFC का जो UPI ID है वहाँ पे। तो NPCI क्या करता है कि इस UPI ID को ले करके अपने थ्रू क्या करता है, यहाँ पे HDFC के पास पैसा भेज देता है। और ये पैसा 10 रुपया
चला गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस होने में मात्र जो है कि 3 से 4 सेकेंड का समय लगता है और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यानी एक बात आपको समझ में आ गया कि जब आप SBI से पेमेंट करोगे HDFC के पास, तो SBI के पास जब UPI ID इस HDFC का सर्च करोगे या स्कैनर जब सर्च करते हो तो तुरंत ये SBI जुड़ जाता है HDFC से, तुरंत इसका UPI ID अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कौन? SBI। तो पैसा जितना डालोगे जैसे ही पिन डालोगे तो ये पिन ये बैंक को बता देता है कि हाँ हमारा पिन सही है, अब पैसा काट लिया जाए। तो ये SBI क्या करता है, इसमें अपने आपके अकाउंट में से पैसा काट लेगा। काटने के बाद NPCI को बोलेगा कि पैसा कट चुका है, अब इसे कहाँ पहुंचाना है। तो ठीक है, तो ये UPI ID इसके पास है, तो ये NPCI को पता चलेगा कि इस UPI ID पर पहुंचाना है, क्योंकि ये NPCI का ही UPI ID था ना। तो ये NPCI क्या काम करेगा, HDFC को कहेगा कि आप अपने अकाउंट में 10 रुपया क्या कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि 10 रुपया कट के आ चुका है। अब देखिए समझिए, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम लोग पैसा पे करते हैं तो कभी कभी प्रोसेस दिखाने लगता है, प्रोसेसिंग दिखाने लगता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। मान लीजिए कि जब आपने यहाँ से सब कटा, कटने के बाद जब NPCI के पास गया तो NPCI को जोड़ना था किस में, NPCI बोलेगा इस HDFC को कि आप अपने अंदर जोड़ लीजिए। तो जो ये HDFC है, जैसे मान लीजिए कि जोड़ने के लिए भी प्रोसेस कर ही रहा था, तब तक पता चला कि इस HDFC का लाइट ही चली गई, सर्वर ही इसका खत्म हो गया। तो जब सर्वर खत्म हो गया तो अब ये पैसा किसके पास है, अब ये पैसा NPCI के पास है। किसके पास है? NPCI के पास है। अब ये पैसा मान लीजिए कि इसका सर्वर खत्म हो गया, डाउन हो गया, तब पैसा ये NPCI के पास है, जबकि SBI से कट चुका है। SBI से कट गया है तो पैसा आपका NPCI के पास है। अब NPCI क्या काम करेगा कि वेट करेगा कि ये सर्वर जल्दी ओपन हो। अब ये ओपन होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, तो इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा 30 मिनट में, हमेशा 30 मिनट में ये क्या करता है, अपना अकाउंट चेक करता है NPCI, क्योंकि पैसा यहां से कटा तो NPCI के पास जाता है, फिर NPCI उसको बोलता है कि तुम ऐड कर लो। क्लियर? तो NPCI मैंने बताया पोस्टमैन की तरह काम करता है, ये कुछ रखता नहीं है। तो ये 10 रुपया इसके पास है क्योंकि इसके सर्वर डाउन हो चुका था। जब ये पेमेंट काउंट करेगा, अपना पेमेंट गिनेगा 30 मिनट के बाद NPCI, ठीक है, तो जैसे ये पेमेंट गिनता है तो देखता है कि ये पैसा एक्स्ट्रा कहां से हुआ, तो चेक करेगा कि किस टाइम पे हमारे पास वो पैसा आया था, फिर वो क्या करेगा, वही पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाता है। जब रिटर्न होता है तो पहले जाता है SBI के पास। किसके पास? SBI के पास। अब SBI में किस पिन से आया है, देखिए ये वाला पिन किस पिन से आया है, वो पिन पता कर करके ये SBI आपके अकाउंट में भेज देता है। इसलिए टाइमिंग लग जाता है 24 से 48 घंटे का टाइमिंग लग जाती है पैसा रिटर्न होने में। लेकिन आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ये बैंक कहता है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिटर्न कर देंगे, लेकिन कुछ समय में ही आ जाता है, 1 से 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में ही आपका पैसा वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये SBI वगैरह सब कुछ जुड़ चुके हैं। मतलब समझिए, जितने बैंक है सभी बैंकों को जोड़ कर रखा है NPCI, और अलग अलग NPCI के थ्रू ये SBI अपना एक UPI ID बनाता है, HDFC अपना UPI ID बनाता है। मतलब ये कि अगर इसी तरह आप दूसरा उल्टा समझिए कि कोई व्यक्ति HDFC से अगर SBI में भेजता है तो सेम यही प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि NPCI का ही सर्वर डाउन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, NPCI का ही सर्वर डाउन हो जाए, तो एक्चुअली जब NPCI का सर्वर डाउन हो जाएगा तो SBI आपका पैसा तुरंत वापस कर देगा, वहीं से रिटर्न कर देगा। लेकिन NPCI हमेशा जो है कि 24 घंटे चलता रहता है, रात हो दिन हो, कभी भी सर्वर इसका डाउन नहीं चलता है, ठीक है, नहीं होता है, और नहीं इसमें कम होती है, कुछ भी प्रोसेस गड़बड़ी नहीं होती है, इसे तुरंत रिकॉल कर दिया जाता है। और जब ये NPCI में गड़बड़ होगा तो पूरा प्रोसेस ही आपका गड़बड़ हो जाएगा और आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो जब तक NPCI को सही न कर दिया जाए। इसीलिए ध्यान रखिए, हमेशा बैंक आपको सलाह देता है कि आप NPCI करा लीजिए। जैसे आप NPCI करा लोगे, जैसे इसको स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं है ना, जो स्टूडेंट हैं, अगर वो स्टूडेंट NPCI नहीं कराते हैं तो खास तौर से प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अकाउंट में पैसा जल्दी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? स्कॉलरशिप वाला NPCI जैसे करा लोगे तो आपके पास ये बैंक को डाटा पहुंच जाएगी, सब कुछ रजिस्टर्ड हो जाएगा, और वो डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक, यानी सरकार का जो बैंक है उस बैंक से, जिस बैंक से आपको स्कॉलरशिप भेजना है उस बैंक से डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, है ना। बीच में NPCI तुरंत कट करके आपको भेज देगा। अगर
आप एनपीसीआई नहीं कराते हो तो यही प्रोसेस बचेगा। इस प्रोसेस से बहुत टाइमिंग लगेगा, पैसा जाने में, पैसा गया नहीं गया, कहाँ फंसा, जांच प्रक्रिया इसको बैठाने में, और यहाँ एनपीसीआई से सेकंडों में आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। और जो कुछ गलती होता है, अगर एनपीसीआई को लगता है कि कुछ गलत है तो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि एनपीसीआई ने ऑलरेडी यूपीआई आईडी को बैठा रखा है। भैया यूपीआई आईडी अगर कोई सही नहीं डालेगा तो बैंक शो ही नहीं करेगा। जैसे आप ये यूपीआई आईडी जब एचडीएफसी का डालोगे तो आपका एचडीएफसी का शो करने लगता है इस एसबीआई आपने फोन पे गूगल पे में कि ये एचडीएफसी का है, क्या चीज, यूपीआई आईडी, तो आप उस पे नाम वगैरह डिटेल्स पैसा सेंड कर देते। तो ये पूरा जो प्रोसेस है कि कैसे फोन पे काम करता है, अगर अकाउंट में पैसा कट जाए तो आपके साथ क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं, आप समझिए एक और बात कि अगर आपका पैसा कट गया और आप 24 से 48 घंटे में अगर आपका पैसा रिटर्न नहीं आया तो एक ही कंडीशन है, आप कभी भी गूगल पे या फोन पे को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, वहां कोई कंप्लेन नहीं होता है, आप सीधे बैंक में आपको जाना होगा। अब इनका काम था सिर्फ पोस्टमैन का काम करना, यानी ये इस यूपीआई आईडी को चलाने के लिए अपना योगदान दिए हुए हैं। अब आप सोचिए कि जब ये गूगल पे और फोन पे जब इस यूपीआई को ही चलाने के लिए बने हुए हैं तो फिर आखिर में ये गूगल पे फोन पे बनाने वाली जो कंपनी है उनको फायदा कैसे होता है। तो समझिए एक्चुअली क्या है कि जब आप पैसा भेजते हो तो जिसके अकाउंट में भेजते हो ना उसमें से चार्ज लगता है। मतलब कि आप एक स्कैनर से, देखिए स्कैनर से जैसे क्या होता है कि जब आप दुकान पे जाओगे, किसी दुकान पे कुछ खाने के लिए, तो वहां स्कैनर लगा होता है। आप जब स्कैन करके उसको पैसा पे करते हो ना तो जो वो समझ जाती है, ये समझ जाता है कि जो स्कैनर वाला व्यक्ति है वो जो है कि दुकानदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनपीसीआई अलग अलग चीजें, यूपीआई आईडी अलग अलग तरीके से बनती हैं। नॉर्मल कस्टमर के लिए अलग बनता है, और जो एक ग्राहक मतलब समझिए कि एक दुकानदार है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने यहाँ स्कैनर लगाई हुई हैं, उनके लिए अलग से ये यूपीआई मतलब ये पूरा प्रोसेस बनता है, उसके लिए बार कोड वगैरह बनता है। तो ये कंपनी क्या करती है, गूगल पे फोन पे, उनके पास जब पैसा पहुंचता है तो उसमें से कुछ कमीशन काट लेती है, और दूसरा ये क्या करती है, आपको लोन देती है। जैसे गूगल पे या फोन पे देखोगे आता है ना कि इतना लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तो ये मान लीजिए कि गूगल पे या फोन पे ये जिस बैंक आपने मान लीजिए कि इसमें एसबीआई को ओपन किया है, तो ये एसबीआई से जुड़ा हुआ है, ये गूगल पे फोन पे एसबीआई से जुड़ गया, तो ये अपने ऊपर ना एड के रूप में दिखाएगा कि आप लोन ले लीजिए, इतना % छूट है, इतना % ही भरना होता है, ऐसे करना होता है, ये लोन का आपका एड्स दिखाएगा। अब मान लीजिए कि आपने लोन ले लिया, तो आप इस गूगल पे में जब एसबीआई रजिस्टर्ड किए हो तो एसबीआई से लोन ले लिए, यानी ये गूगल पे एसबीआई से लोन लेने में आपकी मदद करता है। और जब ये आप इससे लोन ले लोगे तो ये क्या करता है एसबीआई कि इस गूगल पे या फोन पे को 5% लगभग कमीशन दे देता है। कितना? 5%। अगर आप 100 रुपये लोन लेते हो तो एसबीआई जो है कि इसको 5 रुपये दे देगा, क्योंकि एसबीआई को पता है कि हम तो टैक्स के रूप में, मतलब टैक्स का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा जो परसेंटेज लगता है ना, रिकवर करने वाला। मान लीजिए कि 100 रुपया आप लिए हो तो हो सकता है बैंक आपसे 110, 115 ऐसे कुछ ले, चार्ज करके, एक्स्ट्रा करके, तो उसमें से 5% आपको तो ये दे गूगल पे या फोन पे को दे दिया जाएगा, और बाकी पैसा जो है कि एसबीआई अपने पास रख लेता है। क्लियर? तो ये बाकी पैसा जब रखेगा तो फिर आपसे जब रिकवर करेगा तो वही जो ऊपर से एक्स्ट्रा लेता है ना, 14%, 12%, 13% एक्स्ट्रा, होम लोन, ये लोन, पर्सनल लोन, सब लोन के नाम पे, तो वो जो होता है वो एसबीआई के पास चला जाएगा। इस तरह ये गूगल पे या फोन पे हो या कोई भी अन्य जो पेमेंट वाली है वो सब क्या करती है। इसी तरह गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक बना लिया है भीम यूपीआई। क्या होता है? भीम यूपीआई। समझिए जैसे ही है ना गूगल पे है, फोन पे है, वैसे ही गवर्नमेंट का है भीम यूपीआई। गवर्नमेंट यही कहती है कि ये तो प्राइवेट है, गूगल और फोन पे, इनका काम है यूपीआई को चलाना, आप भीम यूपीआई ले लेते हो तो डायरेक्ट ही आप, ये गवर्नमेंट का भी है, ये भी गवर्नमेंट का है, क्योंकि आरबीआई के पास है, तो सब आप गवर्नमेंट के थ्रू करिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका सर्वर ज्यादा ही डाउन चलता है ना, ये बेचारा थोड़ा स्लो काम करता है शायद, ठीक है। और स्लो काम इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ज्यादातर लोग ये भीम यूपीआई नहीं चलाते हैं, बहुत नॉर्मल। अगर आप देखोगे 10 लोगों में तो एक लोग मिल गया वो भीम यूपीआई चलाएगा, वो भी नहीं चलाएगा, बाकी आपको ये फोन पे वाले ज्यादा मिल जाएंगे। क्या चीज? फोन पे वाले क्या करेंगे? ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ये अपना यूपीआई आईडी के थ्रू बहुत बेहतर संपर्क बनाया हुआ है। तो ये प्रोसेस होता है बैंक के अंदर आपका जो है कि पूरा पैसा पहुंचाने का। आई थिंक
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर में जो आपके अकाउंट से पैसा कटता है दूसरे के अकाउंट में कैसे जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है। ये मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।